वीरनगर नामक एक गांव में विनोद अपनी बीवी रोमिला के साथ रहता है। उन दोनों को एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम गप्पू होता है। विनोद का एक बहुत बड़ा बांस का खेत होता है जिसमें उगाए बांस की लकड़ियों को वो सप्लाई करता है। अरे विनोद, तुम्हारे यहाँ की बांस की लकड़ियाँ एकदम बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। सच में तुम बहुत अच्छी तरह से अपने खेत की देखभाल करते हो। धन्यवाद भाई साहब। ये लो तुम्हारे पैसे विनोद। विनोद पूरे गांव में बांस का नंबर 1 व्यापारी होता है। इतना ही नहीं, उसकी बीवी और वो मिलकर बांस के फर्नीचर और बांस के बर्तन भी बनाकर बेचते हैं, जिससे उनका बहुत मुनाफा होता है। विनोद का इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसके बीवी, बेटे और चचेरे भाई पुष्कर के। लेकिन पुष्कर विनोद से बात नहीं करता क्योंकि उसे विनोद की तरक्की से बहुत जलन महसूस होती है। मेरी इतनी बड़ी साड़ी की दुकान होकर भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूं जितने वो विनोद कमा रहा है। हैं? नहीं, मैं उसे जीवन में आगे नहीं जाने दे सकता। विनोद खुश नहीं रह सकता। विनोद खुश नहीं रह सकता। दिवाली आ रही है, लेकिन ये दिवाली विनोद के लिए उजाले और खुशियों वाली नहीं बल्कि अंधेरे और दुखों वाली होगी। दिवाली का पावन त्योहार आता है और पूरे वीरनगर में दियों की जगमगाहट होती है। सभी पटाखे जलाते हैं और पूरे उल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। विनोद भी रोमिला और गप्पू के साथ दिवाली मना रहा होता है। तभी चुपके से उसके खेत में पुष्कर आ जाता है। पूरा गांव दिवाली मनाने में व्यस्त है। यही सही मौका है खेत में पटाखे जलाकर पूरा खेत जला देने का। पुष्कर विनोद के खेत में जाकर पटाखे जलाता है और थोड़ी ही देर में पूरा बांस का खेत धू धू करके जलने लगता है। आग की लपटों को देख रोमिला चौंक जाती है और सभी खेत की ओर भागते हैं और पानी डालने लगते हैं, लेकिन खेत आधे से ज्यादा जल चुका होता है। नहीं, मेरा खेत, ये क्या हो गया लक्ष्मी मैया, अब मैं क्या करूंगा। हमारा खेत जल गया। विनोद बहुत टूट जाता है। उसके खेत की जमीन जलकर बंजर हो जाती है। अब बस थोड़ी ही बांस की लकड़ियां बची होती हैं, जिन्हें रोमिला और विनोद संभाल कर रख लेते हैं। न जाने अब क्या होगा। अब इन बची कुची लकड़ियों से क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा और अच्छा ही होगा। विनोद और रोमिला बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें काम करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए दोनों साथ में काम की तलाश करने निकल पड़ते हैं। 3 दिन से हम लगातार काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला अब तक। थोड़ा और सब्र रखते हैं, क्या पता भगवान ने कुछ और ही लिखा हो हमारी किस्मत में। चलिए अभी हम वो गीतागंज की मिल में भी जाकर नौकरी के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ रोमिला। विनोद और रोमिला गीतागंज वाली मिल में भी जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी काम नहीं मिलता। रात में जब वो खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर अचानक से खटखट होती है। अरे इतनी रात गए, भला कौन होगा? रुको, मैं देखता हूँ। विनोद दरवाजा खोलने जाता है, तब देखता है 2 पति पत्नी वहां खड़े होते हैं। वो गांव में नए होते हैं। जी मैं प्रफुल्ल और ये मेरी बीवी संध्या। हम दोनों इस गांव के ऐतिहासिक जगहों पर घूमने आए हैं, लेकिन हम होटल बुक करने गए थे। देखा कि सारे होटल्स फुल हैं, कहीं भी रूम नहीं मिला, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या हम रात के लिए आपके पास ही रुक जाएं? अगर आपको एतराज ना हो तो हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल भाई, संध्या भाभी, आइए, घर में आइए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल और उसकी बीवी संध्या दोनों विनोद और रोमिला के घर रुकते हैं। तभी विनोद उनके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म मैगी नूडल्स बनाता है। ये लीजिए गर्मा गर्म मैगी नूडल्स। जितना खाना था सब खत्म हो गया, इसलिए ये मैगी नूडल्स बनाए हैं। शुक्रिया विनोद भाई साहब, इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि इसका स्वाद भी उम्दा होगा। प्रफुल्ल और संध्या जब मैगी नूडल्स चखते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आते हैं। हा, क्या मैगी नूडल्स हैं, सच में मजा ही आ गया। वाकई में विनोद भाई साहब, आप तो कमाल के शेफ निकले। जी धन्यवाद। विनोद जी जैसे मैगी नूडल्स तो कोई बना ही नहीं सकता। जो कोई इनके हाथ के मैगी नूडल्स खाता है वो इनका फैन हो जाता है। मेरे पापा बेस्ट हैं। अच्छा विनोद भाई साहब, आप काम क्या करते हैं वैसे?
ये सुनकर विनोद की आंखें नम हो जाती हैं। तभी रोमिला और विनोद दोनों प्रफुल्ल और संध्या को अपने खेत के नुकसान के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी प्रफुल्ल विनोद के हाथ में कुछ पैसे थमाता है और कहता है, ये लो विनोद भाई साहब, ये पैसे रखो और इन पैसों से तुम अब बांस में मैगी नूडल्स बेचो। बांस में मैगी नूडल्स? मतलब हम कुछ समझे नहीं प्रफुल्ल भाई साहब। आपके पास इतने सारे बांस अब भी पड़े हैं जिनसे एक बांस का ढाबा बन सकता है, और तो और आपके पास बांस का बर्तन भी पड़ा है जिनमें आप मैगी नूडल्स बेच सकते हैं। विनोद भाई साहब, रोमिला भाभी, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, इनके मैगी नूडल्स के चर्चे दूर दूर तक होंगे। बस आप दोनों एक बार वही करो जो हम कह रहे हैं। और पैसे लेने में कोई आनाकानी नहीं, प्यार और इज्जत से दे रहा हूं। और हाँ, अब हम हर महीने में एक बार तो तुम्हारे ढाबे पर आया ही करेंगे, इसलिए जाओ ढाबा खोलो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल के दिए पैसों से विनोद अब बांस का ढाबा तैयार करता है और वो बांस के चूल्हे पर मैगी नूडल्स बनाकर बांस के बर्तनों में उसे ग्राहकों को परोसता है। सभी ग्राहकों को विनोद के मैगी नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। अरे इन मैगी नूडल्स का क्या ही कहना, इनके खाकर तो मेरा दिन बन गया भाई। दुनिया के सारे मैगी नूडल्स एक तरफ और तुम्हारे मैगी नूडल्स एक तरफ विनोद भाई। सच में इतने टेस्टी मैगी नूडल्स हमने आज तक कहीं नहीं खाए, ना शहर में ना तो किसी गांव में। आपके ये अनोखे मैगी नूडल्स की रेसिपी बिल्कुल शानदार है। अरे और काफी पौष्टिक भी है, क्योंकि ये बांस में परोसी गई है। बांस में परोसी जाने पर इसके स्वाद में और भी चार चांद लग गए हैं। विनोद और रोमिला के बांस के मैगी नूडल्स की तरक्की देखकर पुष्कर को बहुत जलन होती है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। इस विनोद के बच्चे का मैं क्या करूं? इस पे जो भी मुसीबत आती है उसका हल अपने आप निकल आता है, और ये जीवन में दुखी होने की जगह और भी खुश हो जाता है। मुझे इसका कुछ तो करना ही होगा। इसका ये बांस का मैगी नूडल्स अब पूरे गांव को बर्बाद कर देगा और विनोद को तो और भी ज्यादा बर्बाद कर देगा। हाँ। पुष्कर दिन के सन्नाटे में चुपके से विनोद के ढाबे में जाता है और वो उसके मैगी नूडल्स में जहर मिलाता है, लेकिन तभी गांव वाले उसे देख लेते हैं और उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं। क्यों रे कमीने, नूडल्स में जहर मिलाने आया था क्या? आज तो तेरी हड्डी पसली है करके ही रहेंगे हम। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। गांव वाले पुष्कर को खूब मारते हैं। तभी वहां विनोद पुलिस को लेकर आता है। मेरा चचेरा भाई होकर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया पुष्कर। जब तू ये करने आया था तो इसका मतलब तूने ही मेरे बांस का खेत जलाया होगा। हाँ, लानत है तुझ पर। गिरफ्तार कर लीजिए इस हैवान को इंस्पेक्टर साहब। पुलिस पुष्कर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है। विनोद अपने ढाबे के जरिए खूब नाम और पैसे कमाता है और जीवन में भरपूर तरक्की करता है। राजपुर कहकर एक बहुत ही सुंदर गांव में लखन अपनी 24 साल की बेटी राधिका, बीवी कमला और बूढ़े पिता नरेश चंद के साथ रहता है। लखन और उसकी बेटी राधिका का गांव में एक ढाबा होता है जिसका नाम होता है घर का खाना। इस ढाबे में राधिका अपने हाथों से स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाती है। लखन सारा बाकी का काम संभालता है। राधिका के हाथ का स्वाद सबको बहुत पसंद आता है और सभी खूब तारीफ करते हैं। जो कोई उनके ढाबे पर आता वो दोबारा फिर से वहां खाना खाने न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भटूरे मैंने तल दिए पापा, आप बस इन्हें छोले सलाद और रायते के साथ परोस दीजिए। वहां की टेबल पर 3 लोग बैठे हैं ना, उनका ऑर्डर है ये। ठीक है बिटिया। और वो मूली के पराठे और हरी चटनी बन गई? जी जी, चटनी ही बना रही हूँ। लखन खाना परोसता है और उस खाने को खाकर लोगों के चेहरे पर एक अलग सा तेज और एक अलग ही खुशी आ जाती है। वाह 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 वाह, ऐसे छोले भटूरे तो इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और ये मैंने हवा में नहीं बल्कि हकीकत में कह रहा हूँ। हैं लखन मेरे भाई? ओए होए होए होए, क्या छोले हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और ये भटूरे, उफ। राधिका बिटिया, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्योंकि तुम लाजवाब हो। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। धन्यवाद काका।
लखन और राधिका सुबह से लेकर रात तक ढाबे पर ही काम करते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। लखन और राधिका के ढाबे पर अक्सर डाकू बल्लू सिंह आया करता। बल्लू एक बहुत ही क्रूर और बुरा आदमी होता है और वो बस गांव के लोगों को परेशान करता रहता है। उसे लखन की जवान बेटी राधिका बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो हमेशा उसके ढाबे पर आकर तमाशा करते रहता है। ओए मेरी हुस्न परी, तुझे मैं कह दे रहा हूं, अगले 5 दिनों में तुझे मेरी होना पड़ेगा। अच्छे से बोल रहा हूं, सुन और समझ जा, वरना घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो बल्लू को उंगली टेढ़ी करके निकालना भी बहुत अच्छे से आता है। चला जा तू यहां से, बदमाश दरिंदे, पता नहीं कितना परेशान करेगा, और नालायक निकम्मा कहीं का। पापा, आप चिल्लाइए मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। बल्लू सिंह हर बार ऐसे ही बोलता है और फिर थोड़ी देर आकर परेशान करके चला जाता है। हमें उसकी बातों से अपने काम पर बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहिए, है ना? हाँ राधिका बिटिया, तू सही कह रही है। राधिका लखन को ढाबे के अंदर ले जाकर पानी पिलाती है, जिसके बाद दोनों फिर से अपना काम शुरू करते हैं। 6 दिन बीत जाते हैं। राधिका और लखन अब बेफिक्र थे क्योंकि अब तक बल्लू सिंह नहीं आया था। लेकिन 7वें दिन अचानक से वो अपने आदमियों के साथ लखन के घर पर आ जाता है। उसे देखकर घर में सभी डर जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या, कौन हो तुम, और ये तुम्हारे हाथ में क्या औजार? अरे दादाजी, मैं आपकी पोती राधिका का होने वाला पति हूं, समझे आप? अरे निकल जा मेरे घर से कमीने, तू नहीं सुधरेगा, तेरा तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे तू क्या करेगा रे मेरे बुड्ढे, एक पूंछ मार के तुझे मैं परलोक ट्रांसफर कर दूंगा, इसलिए कह दे रहा हूं, ज्यादा बकवास मत कर, वरना तेरे लिए ही नहीं बल्कि तेरे परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बल्लू सिंह, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम क्यों आए हो यहाँ मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए? तो मुझे पसंद करे या ना करे, समझी राधिका, लेकिन तुझे तो मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, और अगर तूने जबरदस्ती करवाई तो भी भाग जाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। तेरी तो ठीक है, तुम सब बहुत ढीठ हो। अब मैं तुम चारों को दिखाता हूं बल्लू सिंह का कहर। आदमियों, जला दो इसके घर को और इसके उस 2 कौड़ी के ढाबे को। अरे क्या? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत बल्लू सिंह। बल्लू सिंह ऐसा मत करना, मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से ढाबा और घर दोनों बनाए हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं बल्लू सिंह, मैं तुमसे विनती करता हूं। राधिका के इनकार करने के गुस्से से बल्लू लखन का ढाबा और उसका घर दोनों जला देता है और वो लोग कुछ कर नहीं पाते। वो चारों अब अपने ही घर से बेघर हो चुके थे। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उसके साथ शादी करती तो कम से कम आप तीनों को तो कोई हानि नहीं पहुंचती। नहीं राधिका बेटिया, तुम अगर उस हैवान के साथ शादी करती तो हमारा तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर बन जाता। तुम अपने आप को इस हालत की दोषी मत ठहराओ बिटिया। मेरा ढाबा और मेरा घर दोनों एक पल में जलकर राख हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे? नरेश बेटा, पास ही में मेरा दोस्त प्रेमलाल रहता है, हो सकता है कि उसके बेटा बेटी मान जाए हमें कुछ दिन तक रहने की जगह देने के लिए। लखन और उसका परिवार नरेश चंद्र के दोस्त प्रेमलाल के घर जाते हैं, लेकिन प्रेमलाल के बेटा बेटी लखन और उसके परिवार को रहने नहीं देते। बेचारा लखन अपने परिवार को साथ पहाड़ी की ओर चला जाता है, जहां उन्हें एक बंद हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो चारों उसी में रहने लगते हैं और उसी में अपना छोटा सा घर बना लेते हैं। राधिका आसपास से सामान लेकर अब हेलीकॉप्टर में ही खाना बनाने लगती है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इस हेलीकॉप्टर में ही रहेंगे और इसी में खाना पीना और सोना होगा। वैसे ये हेलीकॉप्टर है बड़ा अच्छा, बस बंद पड़ चुका है और थोड़ा सा टूट चुका है। शुक्र है भगवान ने हमें इस हेलीकॉप्टर के जरिए एक छोटी सी छत तो दे दी। उस पहाड़ी इलाके में अक्सर पर्यटक और गांव वाले घूमने आया करते हैं और वो लोग राधिका के स्वादिष्ट खाने की खुशबू सूंघकर उसके पास जाते हैं और राधिका उन्हें खाना खाने को देने लगती है। वाह, ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है, इस गांव की फेमस डिश है ना ये? सच में, ये गांव, यहाँ का खाना और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है, और आपका ये छोटा सा हेलीकॉप्टर ढाबा भी। हेलीकॉप्टर ढाबा? और क्या,
अब इस सुंदर से ढाबे को हेलीकॉप्टर ढाबा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे यार? जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हुआ ये हमारा हेलीकॉप्टर ढाबा। राधिका अब उस हेलीकॉप्टर के एंट्रेंस के ऊपर एक बोर्ड लगा लेती है जिस पर उसने लिखा होता है हेलीकॉप्टर ढाबा। उस बोर्ड को पढ़कर धीरे धीरे कई सारे लोग राधिका के ढाबे पर आने लगते हैं और खुशी से खाना खाते हैं। कुछ पर्यटक उस हेलीकॉप्टर ढाबे के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिससे राधिका का ये हेलीकॉप्टर ढाबा पूरे देश में मशहूर हो जाता है। पापा, भगवान ने हम पर जो संकट आया था ना, उससे भी हमें बचा लिया और साथ ही हमें एक नया जरिया भी दिया जिससे हम अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। वो गोपी का बेटा जतिन बता रहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर ढाबा के वीडियो को इंटरनेट पर पूरे 2 लाख लोगों ने देख लिया है। देख राधिका बिटिया, तू कितने आगे निकल गई। मुझे तो अपनी राधिका पर बहुत गर्व महसूस होता है। होगा क्यों नहीं भाई, आखिर नरेश चंद तिवारी की पोती है। ये सब पापा आपके और दादाजी के कारण ही हुआ है। माँ, मुझे तो खाना बनाना आप लोगों ने सिखाया है। राधिका हेलीकॉप्टर ढाबे में खाना बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाती है और फिर वो अपने परिवार संग गांव में एक बड़े घर में रहने लगती है और गांव में अपना एक रेस्टोरेंट खोलकर वहां पर खाना बनाकर बेचने लगती है। वो जीवन में खूब आगे तक जाती है। राधिका की शादी अनिरुद्ध से होती है। अनिरुद्ध एक बहुत ही नेक और भला आदमी होता है। मेघना के ससुराल में उसकी सास जानकी और ससुर रंजीत, दादी सास सुजाता और ननद मोनिका होते हैं। अनिरुद्ध, तुमसे पहले मैंने एक हैवान से प्यार किया था। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था कि मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। मेरा प्यार पर फिर से विश्वास जागा। थैंक यू अनिरुद्ध। राधिका, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो और कौन इतनी लविंग, केयरिंग और खूबसूरत वाइफ नहीं चाहेगा? बोलो बोलो। राधिका के हाथ की कचौड़ियाँ सबकी पसंदीदा होती हैं। सभी उसकी कचौड़ियों को खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह 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 जानकी, सीख कुछ अपनी बहू से। इतनी स्वादिष्ट और जायकेदार कचौरियाँ बनाई है इसने, और तू आज तक अच्छी कचौरियाँ नहीं बना पाती। हाँ राधिका, माँ जी सच में सही कह रही है। आज तक हम में से किसी ने ऐसी कमाल की कचौरियाँ नहीं बनाई। अरे राधिका बहू, ये मटर और दाल की कचौड़ियाँ एकदम फर्स्ट क्लास बनी है। ये लो तुम्हारा शगुन। थैंक यू पापा जी। थैंक यू सो मच दादी और माँ जी। अरे मोनिका, तुम क्यों नहीं खा रही हो ये कचौरियाँ और ये शुगर फ्री लड्डू? इन्हें तो खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना है। सबको तुम्हारे हाथ का खाना पसंद होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं जा रही हूँ। मोनिका वहां से उठकर चली जाती है। मोनिका को राधिका नापसंद थी क्योंकि राधिका के आने से घरवाले हर वक्त बस उसकी ही तारीफ करते हैं और मोनिका को सुनाते रहते हैं। मोनिका, मोनिका रुको तो। हाँ जाओ जाओ। अरे राधिका की तरह 1% भी बन जाओ तब मैं मानूं, लेकिन तुम्हें तो राधिका के बारे में कुछ कहने पर तुम्हारे नाक पे गुस्सा आ जाता है। हाँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसी ही सही हूँ। मुझे इस बहन जी राधिका की तरह नहीं बनना। हाँ, बचपन से ही ये लड़की बदतमीज है। न जाने क्या होगा इसका आगे, किसी की सुनती ही नहीं है। पापा जी रहने दीजिए ना, आप कचौरियाँ खाइए। जब मोनिका का गुस्सा शांत हो जाएगा वो अपने आप आ जाएगी। मोनिका एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी में जॉब करती है और उसे पड़ोस की कॉलोनी में रहने वाले अद्विक से प्यार हो जाता है। अद्विक मोनिका से कहता है, मोनिका बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो एक अनाथ हूँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में बता दो। हाँ अद्विक, शायद तुम सही कह रहे हो। अब बहुत वक्त हो चुका है। अगर हम और रुके ना तो माँ पापा और दादी मेरी शादी किसी और लड़के से करा देंगे। मोनिका घर जाकर सबको अद्विक के बारे में बताती है और उसकी फोटो दिखाती है। अद्विक बहुत ही अच्छा आदमी है। माँ पापा दादी, ये देखिए उसकी तस्वीर। भैया आप भी देखिए, लेकिन इस राधिका को मत दिखाना। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी खुशियों पर अपनी बुरी नजर लगाए। मोनिका, तमीज से पेश आओ। घर वाले अद्विक की तस्वीर देखते हैं लेकिन राधिका नहीं देख पाती। देखते ही देखते मोनिका की जिद के कारण घर वाले हाँ कर देते हैं और अद्विक को ढेर सारा दहेज देकर वो लोग अद्विक और मोनिका की शादी कराते हैं। लेकिन जब शादी होने के बाद राधिका अपने नंदोई को देखती है तब वो हैरान और भौचक्की रह जाती है। ये क्या?
ये तो अद्विक है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि इस क्रूर अद्विक ने अब मोनिका से शादी कर ली है। राधिका, ये वही अद्विक है ना जिससे तुम्हारी मेरे पहले शादी हुई थी, और इसी के कारण तुम्हारे माता पिता की मौत हुई। इसने ही तुम्हारा सारा पैसा लूटा और तुम्हें मार पीट कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। हाँ अनिरुद्ध, ये वही दरिंदा है। ये हर साल ऐसे ही मासूम और भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे दहेज लेकर शादी करता है और उन्हें 1 साल के अंदर मार पीट कर छोड़ देता है। और अब इसने हमारी मोनिका को अपनी नई बीवी बनाया है। नहीं राधिका, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम अभी ये सारी बात माँ पापा को बताएंगे। काश कि तुमने शादी होने से पहले ही उस अद्विक की शक्ल देख ली होती। अनिरुद्ध और राधिका जाकर अपने घर वालों को सारी बात बताते हैं और उनके घर वाले वो सब सुनकर चौंक जाते हैं। वहीं मोनिका ने अद्विक के कहने पर अपने घर वालों की सारी जायदाद अब उसके नाम कर दी थी। ये लो जान, प्रॉपर्टी के पेपर्स। तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। मैंने शादी के पहले ही सारे पेपर्स पर परिवार का एक एक सदस्य के अंगूठे का छपवा लिया था निशान, जिसके बाद अब सबके नाम की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम हो गई है। थैंक यू मोनिका, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। ये सब मैंने हमारे और हमारे होने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए करने कहा है, क्योंकि अगर तुम अपने परिवार से खुद से कुछ मांगती तो वो लोग तुम्हें जल्दी नहीं देते। अब हम विदेश जाकर आराम से सेटल हो सकते हैं। हाँ जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोनिका ने अद्विक के प्यार में अपने परिवार को धोखा दे दिया था। अब तो उसके मायके वाले एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगते हैं, क्योंकि उनसे अद्विक ने उनका घर जो छीन लिया था। जब अनिरुद्ध और राधिका मोनिका को अद्विक की सच्चाई बताने जाते हैं, तभी वो उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें अपना घर से बाहर निकाल देती है। सोचा नहीं था कि मोनिका हमें इतना बड़ा धोखा देगी। मैंने 1 महीने पहले ही जॉब में रेजिग्नेशन डाल दी थी ताकि मैं अपनी प्रॉपर्टी के पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू कर सकूं, लेकिन अब प्रॉपर्टी नहीं रही और अब जॉब भी चली जाएगी। चिंता मत करो अनिरुद्ध, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब हम क्या करेंगे। राधिका सबके लिए कचौरियां बनाकर लाती है और उन्हें कहती है कि अब वो कचौरियां बेचेगी। राधिका और अनिरुद्ध अब गांव में कचौरियां बेचने लगते हैं। कचौरी ले लो कचौरी, प्याज पनीर आलू और दही की कचौरी, और भी अनेक तरह की कचौरियां ले लो। स्वादिष्ट और मसालेदार कुरकुरी करारी कचौड़ियाँ, आइए आइए कचौड़ियाँ खाइए, आइए आइए। अरे वाह राधिका और अनिरुद्ध, तुम्हारी कचौरी ठेले की कचौड़ियाँ एकदम बढ़िया है। मजा ही आ गया भाई, खा मुझे तो। हाँ बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और 2 मूंग दाल की कचौड़ियाँ देना और 3 मटर की कचौड़ियाँ पार्सल दे देना। राधिका और अनिरुद्ध अपने कचौरी ठेले में कचौरियां बेच बेच कर भरपूर पैसे कमाने लगते हैं और साथ ही उनका ठेला कुछ ही दिनों में गांव में हर तरफ मशहूर हो जाता है। वहीं मोनिका और अद्विक के रिश्ते में समय के साथ दरारें आने लगती हैं। जब अद्विक अपने असली रंग दिखाने लगता है, वो मोनिका को रोज मारने पीटने लगता है और उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगता है। अद्विक, मैंने तो बस तुम्हें मेरे साथ कहीं घूमने चलने के लिए कहा ना। चुप, एकदम चुप। तेरी आवाज सुन सुनकर पक गया मैं। तो निकल यहाँ से। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। लेकिन अद्विक, अद्विक मेरी बात तो सुनो। अद्विक मोनिका को धक्के मारकर घर के बाहर निकालता है और तभी मोनिका को उसकी भाभी फर्श पर गिरने से बचा लेती है। राधिका भाभी, आप? हाँ मोनिका, मैं तुम्हें जो कुछ भी किया प्यार में अंधी होकर किया, ठीक उसी तरह जैसे मैंने इस हैवान संग प्यार में किया था। लेकिन अब नहीं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे, ताकि ये किसी और मासूम लड़की को आगे जाकर ना फंसा पाए। इंस्पेक्टर अद्विक को गिरफ्तार कर लेते हैं। मोनिका को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आप सबके साथ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन और एक अच्छी ननद बनने का। राधिका मोनिका को अपने गले से लगा लेती है और सभी घर वाले मोनिका को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और राधिका और अनिरुद्ध खूब पैसे कमाकर हर एक गांव में अपना कचौरी स्टॉल लगाते हैं और बहुत आगे जाते हैं।